नमस्कार, मैं बबीता कोमल नलवाड़ी असम से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज जब युवा वर्ग से स्टेटस सिंबल की बात की जाती है तो उनके लिए स्टेटस सिंबल की परिभाषा है महंगे कपड़े पहनना, महंगे परफ्यूम लगाना, महंगी घड़ी पहनना, महंगे मोबाइल का हैंडसेट हाथ में रखना। और इसके साथ साथ जो एक और चीज़ हमारे कल्चर में स्टेटस सिंबल के नाम पे बहुत बुरी तरह से घुस चुकी है, आप लोगों के बीच में जो चीज़ बहुत बुरी तरह से आ चुकी है वो है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और क्लबिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, जितने भी लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं आप भी कीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं आपको कोई चीज़ करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे केवल एक सवाल कह रही हूँ, एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। और मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे केवल इतना कह रही हूँ कि आप अपने आप से पूछिएगा कि हमारा लाइफ का मकसद क्या है। बस ये एक सवाल आप खुद से पूछिएगा, उसके बाद आपका जो मन हो करने का आप कीजिएगा। और आपके अंदर से अगर जवाब आता है कि आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है, आपको जीवन में बहुत आगे तक जाना है, तो आप किसी भी एक ऐसे इंसान की बायोग्राफी पढ़िएगा या उसके बारे में जहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है वहाँ से आप जानकारी लीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या उस इंसान ने सच में शराब पी थी, क्या वो इंसान स्मोकिंग करता था, क्या वो इंसान हफ्ते में एक बार, हर दिन या महीने में एक बार क्लबिंग करता था। और अगर आपको जवाब हाँ में मिलता है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप भी डेफिनेटली ये सारे काम कर सकते हैं। स्टेटस सिंबल वह होता है जिसे अपनाने के बाद लोग उसे स्टेटस सिंबल मानने लगे, लोग आपके पदचिन्हों पे चलने लगे। स्टेटस सिंबल वह नहीं होता जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है। स्टेटस सिंबल वह होता है जो बनने के बाद पूरी की पूरी दुनिया आपके पीछे भागने लग जाए, पूरी की पूरी दुनिया आपको चाहने लग जाए, उसे स्टेटस सिंबल कहा जाता है। तो आप अपना स्टेटस सिंबल खुद डिसाइड कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपसे इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहूँगी कि आप अगर कहते हो कि अगर हम कभी कभार अगर ड्रिंक कर रहे हैं, कभी कभार हम स्मोकिंग कर रहे हैं या कभी कभार हम क्लबिंग कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। मैं बुराई आपको किसी भी चीज़ में नहीं बता रही हूँ, मैं केवल ये कह रही हूँ कि जो चीज़ गलत है, अगर मैं आपको ये पूछूं कि ड्रिंक करना क्या अच्छी आदत है, तो आप कहेंगे नहीं अच्छी आदत तो नहीं है लेकिन हम कभी कभी करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ अच्छी आदतों में नहीं है उसको क्यों किया जाए, कभी कभी भी क्यों किया जाए। मैं इसमें आपके पापा को अलग नहीं छोड़ रही हूँ, मैं आपके पापा को भी साथ ले रही हूँ। आपके घर के कोई अंकल है, मैं उन्हें भी साथ ले रही हूँ जो जर्दा खाते हैं, रजनीगंधा खाते हैं, पान खाते हैं जर्दे वाला, या जो भी इस तरह की चीज़ें जो भी आपके घर में खा रहे हैं, उन सबको भी मैं इसी कैटेगरी में ले रही हूँ। जिस चीज़ के बारे में आपको पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर वो आपको क्यों करनी, ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा। आपको अगर जवाब उसका पॉजिटिव मिल जाता है तो फिर आप वो सारे काम कीजिएगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपना स्टेटस सिंबल आप खुद बनाएं। आप खुद कुछ ऐसी राह चलें, कुछ ऐसे आउट ऑफ बॉक्स आप जाए, कुछ इस तरह के पद पे आप बढ़ते चले जाए कि लोग मजबूर हो जाए आपके पथ पे चलने के लिए। आप वो करें जो आपकी एज के बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाएंगे तब तक आप आउट ऑफ बॉक्स काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपना स्टेटस सिंबल आप खुद डिसाइड कीजिए। पूरी दुनिया के लिए जो चीज़ें स्टेटस सिंबल है उसे अपना स्टेटस सिंबल मत बनाइए। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और मैं दूसरे टॉपिक की तरफ आती हूँ, जो स्पेशली जो हमारी इस उम्र की लड़कियाँ हैं। हालांकि लड़के भी इसमें शामिल है, फिर भी मैं लड़कियों को विशेष रूप से टारगेट करके कहना चाहूँगी कि सुंदरता के मायने क्या होते हैं। आज के दिन में जब इस एज की लड़कियों को देखती हूँ, जिन लड़कियों को अपने करियर के लिए बहुत सचेत होना चाहिए था, अपनी पढ़ाई के लिए सचेत होना चाहिए था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाली उम्र है, घर में अपनी मम्मी का हाथ बटाने में सचेत होना था, अपने पापा के ऑफिस के काम करवाने में सचेत होना था, उस उम्र में वो लड़की घंटों सेल्फी लेती रहती है और किसी न किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपडेट करती रहती है। जब मैं इन बच्चियों को किसी सामाजिक समारोह में देखती हूँ, कहीं पार्टीज वगैरह में देखती हूँ, तब भी इनका सबसे ज़्यादा ध्यान केवल और केवल सेल्फी लेने में और फिर उन पे स्टोरीज बनाने में और उनको इधर उधर डालने में रहता है। मैं इस चीज़ के लिए आपको मना नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या सचमुच यही केवल ज़िंदगी का मकसद रह गया है? क्या केवल आप जिस उम्र में आ गए हो उस उम्र में केवल आपको ये काम है कि आप स्कूल में पढ़ के आ जाओ, जो सच में आपके कोर्स की पढ़ाई है वो आपने पढ़ ली और उसके बाद में घंटों आपने सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड किया,
आपने अलग अलग पोजेज में अपनी सेल्फियाँ डाली, आपने अपनी ड्रेसिंग का इतना ध्यान रखा, घर से बाहर निकलने में कहीं कुछ सीखने के लिए मिल रहा था, क्या हो रहा था, तो आप अकेले नहीं गए। आपको पूरा का पूरा झुंड चाहिए अच्छे काम के लिए, आपको पूरा ग्रुप चाहिए जिनके साथ में आप जाके कुछ अच्छी चीज़ें सीख सको, कुछ अच्छा आप बन सको। आपका जो जोश है, आप जो बनना चाहते हो, उसके लिए आप कितना टाइम देते हैं, कितना समय आप देते हैं जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं। क्या केवल आपको लगता है कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या जो आप कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे दोगे, उसको क्रैक कर लोगे तो आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां तक पहुंचने का हर किसी को ख्वाब होता है, उस लेवल तक जहां पे आपको एक प्रेरणा की तरह देखा जाए, जहाँ पे एक आइडल पर्सन के रूप में जाने जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, उस जगह तक जाने के लिए आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि ये जो इतना ज़्यादा टाइम हम जो ये सेल्फी और सोशल मीडिया पे बेवजह बर्बाद कर रहे हैं, केवल एंटरटेनमेंट थोड़ी देर के लिए होता है। एंटरटेनमेंट का भी एक टाइम होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है लाफिंग इज़ ए मेडिसिन। मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को कि हंसना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मनोरंजन करना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। मैं एक भी बात के लिए इनकार नहीं कर रही, लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि जब मेडिसिन की भी अति हो जाती है तो वो साइड इफ़ेक्ट्स पैदा कर देती है। तो आप भी इस एंटरटेनमेंट वाली मेडिसिन को, भले वो सेल्फी में हो, भले वो चैटिंग के अंदर हो, भले वो फ्रेंड्स के साथ अननेसेसरी टाइम स्पेंड करने में हो, जिस भी तरह में हो, आप उससे बचें। आप अपनी सुंदरता खुद डिसाइड करें कि सच में सुंदरता के मायने क्या है और किस तरह से हम केवल चेहरे की सुंदरता से ही सफल हो सकते हैं, या फिर जब हम हमारे विचारों को सुंदर बनाएंगे, उनके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, आज से ही हम हमारा जो एम है उसकी तरफ बढ़ेंगे, तब हम ज़्यादा सुंदर दुनिया को लगेंगे। या फिर क्या सच में तब हमारी सुंदरता दिखेगी, या लोग हमारी सुंदरता की तरफ नज़र उठा के ही नहीं देखेंगे। हमारा जो नॉलेज है, जिस चीज़ में हम लगे हुए हैं, हम कुछ एक मुकाम तक पहुंचे हैं, उससे हमें जज किया जाएगा। आप खुद अपने आसपास देख सकते हैं कि आपके आसपास सॉरी जितने लोग हैं, उन्हें, जो महान लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी लोगों को आप जानते हो, उन्हें उनकी सुंदरता के लिए याद किया जाता है कि उन्होंने जो देश के लिए, विश्व के लिए, समाज के लिए काम किया है, उसके लिए उन्हें याद किया जाता है। अगर आपको मॉडलिंग लाइन में जाना है, अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तब आप अपने लुक्स पे घंटों स्पेंड करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आपको इन दोनों फील्ड के अलावा और बाकी सारे फील्ड में जाना है, जहाँ पे सुंदरता के एक निश्चित स्तर पे मायने हैं, केवल पर्सनैलिटी तक आपकी सुंदरता सीमित है कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके हाव भाव अच्छे होने चाहिए, आप दिखने में अच्छे लगने चाहिए, इसके अलावा कोई मायने नहीं है, तो आपको सोचना होगा इस चीज़ में कि हम जितना समय इन सारी चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, उतना समय अगर हम उस चीज़ में खर्च करें जो हमें बनना है, तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला जो पॉइंट है वो मैं लेना चाहूँगी। कल हमें क्या करना है, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। बहुत लोगों से सुनी होगी, आपके भी मम्मी ने, आपके भी पापा ने या आपके टीचर्स ने आपको कहा होगा कि आज जो आप कर रहे हो उससे आपका कल डिसाइड होता है। जरूर आपने सुनी होगी ये बात। आप कल क्या बनोगे ये आपके आज को देखकर पता लगाया जा सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मेरा ऊपर से जो मैं लेके आ रही थी, सुंदरता के मायने से जो मैंने टॉपिक शुरू किया था, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उसी में मैं आगे और जोड़ना चाहती हूँ कि आपने अपने लिए क्या डिसाइड किया है। आप बिल्कुल मान के चलिएगा, आपके दिमाग में अगर ये चीज़ है कि अभी तो हम बच्चे हैं, क्योंकि जब आप 15 साल, 16 साल, 17, 18, 20 साल के आप हो गए हैं तो आप बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। आपको अब बच्चा कह के नहीं पुकारा जाता है। इंग्लिश में उनके लिए टीनेजर शब्द है और हिंदी में आपके लिए किशोर शब्द। आप किशोरावस्था में हैं। किशोर का मतलब होता है जो बच्चे और युवा के बीच की अवस्था है, उसमें आप है, या फिर आप युवा बन चुके हैं। इस उम्र के बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती है। इस उम्र के बच्चे इस स्तर तक आ जाते हैं कि ये अपना भला बुरा सोचने लगे, इस स्तर तक आ जाते हैं कि अपने आने वाले कल को आज डिसाइड कर सके। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने अपने उसके लिए क्या तैयारी की है, क्योंकि आपको पता है आपका कल क्या होने वाला है। तो आज आप उसके लिए कितने तैयार हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप
अपने पापा को, अपनी मम्मी को, उनकी दिनचर्या को देखें, क्योंकि आने वाले कल में आपकी दिनचर्या उसी तरह की होने वाली है। और आज से अगर आपने उसके लिए प्रैक्टिस नहीं की तो आपका आने वाला कल उतना सफल नहीं हो पाएगा जितना उसे हो जाना चाहिए था, या फिर उस रफ्तार से नहीं हो पाएगा जिस रफ्तार से होना चाहिए था। आज अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं तो जब आप कमाने लग जाएंगे, जब आप इस उम्र में आ जाएंगे, आपको कोई जॉब मिल गया या आपने काम शुरू कर दिया, तो आप चीज़ों को बहुत स्मूथली हैंडल कर पाओगे, क्योंकि पहले वाली जो क्लास थी आपने पहले ही ले ली। लेकिन जब आप ये नहीं करते हो तब आपके लिए चीज़ों को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके मैं बात बताऊं तो आपको अधिक समझ में आएगी। मैं आपको ये कहूं कि आपको घर का काम करना आता है, तो आप सब हंस देंगे अभी कि क्या आप भी क्या विषय को लेकर बैठ गए, घर का काम भी कोई करने का होता है? घर का काम कोई करने जैसी चीज़ है? हम तो पढ़ रहे हैं, हमें तो डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें सीए बनना है, हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। आप ही तो कहती रहती हो हमेशा कि आप उससे जुड़ी हुई बातें पढ़ी हैं, जो अच्छे सीए, फेमस सीए हैं उनकी लाइफस्टाइल आप देखें, उनको फॉलो करें। अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनको पढ़े, जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको पढ़े, जो मिलेनियर हैं उनको पढ़ें। आप हमेशा ये कहती हैं, आज आप इस टॉपिक पे कैसे आ गई कि आपको घर का काम आता है, और वो भी आपने उसको हमारे कल को डिसाइड करने से इस चीज़ को जोड़ दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो कल होने वाला है वो इस बात पे डिपेंड करने वाला है कि आज आप कितने घरेलू काम कर रहे हो। आपके घरेलू कामों से हो सकता है आपकी प्रोफेशनल जो आपकी लाइफ होगी आने वाले टाइम में वो प्रभावित ना हो, उस पर कोई उसका इफेक्ट ना आए, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ होगी, आपकी जो फैमिली जो लाइफ होगी, वो बहुत हद तक इससे प्रभावित होने वाली है अगर आज आपको अपने छोटे छोटे काम करने नहीं आते हैं। आज आप अगर अपने कामों के लिए, हर एक छोटे काम के लिए अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी बड़ी बहन पे डिपेंडेंट है, या किसी पे भी डिपेंडेंट है, तो आप मान के चलिए कि जिस दिन आपकी शादी होगी उस दिन आपकी पत्नी जब आएगी, या अगर आप लड़की हैं और जिस दिन आपकी शादी होगी आपका जो पति होगा, आप दोनों आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। खास तौर से लड़कों के लिए सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियां तो काम फिर भी कर लेती है, क्योंकि वो बचपन से मेंटली प्रिपेयर होती है इस चीज़ के लिए कि उन्हें काम करना है, तो वो बहुत कम समय में भी काम सीख जाती है। हालांकि उन्हें भी दिक्कत होती है, अगर वो प्रिपेयर नहीं है तो, अगर उनकी आदत नहीं है तो उन्हें भी दिक्कत होती है। लेकिन लड़कों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उनकी अपनी मम्मी के साथ काम करने की आदत नहीं है। अब जब उनकी मम्मी के साथ काम करने की आदत नहीं है और जब उनकी शादी होती है, तो वो अपनी मम्मी की झलक अपनी पत्नी में देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से ऐसा देखा हुआ होता है कि पहले दादी माँ काम करती थी, या दादी माँ ने भी हमेशा घर का काम किया, मम्मी घर का काम करती है तो मेरी पत्नी आएगी, मेरी जो वाइफ आएगी वो भी घर का काम संभाल लेगी। लेकिन होता क्या है, जब आपकी वाइफ आएगी तब वो भी आपकी तरह ऑफिस जा रही होगी, वो भी आपकी तरह कोई ना कोई काम कर रही होगी, और फिर जब आप उसके ऊपर काम का बोझ डालोगे तो आप में डेली का झगड़ा होगा। वो हमेशा आपसे एक क्वेश्चन करेगी कि मैं भी बाहर जा रही हूँ, तुम भी बाहर जा रहे हो, फिर घर का काम मेरे हिस्से में क्यों? और तब जब आप आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाओगे, दोनों मिलके जब घर का काम नहीं करोगे, तो आपको बहुत बड़ा एक टेंट्रम घर के अंदर क्रिएट होगा, और उस टेंट्रम से आप एंजाइटी फील करने लगोगे, तो उससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इम्पैक्ट में आएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने छोटे छोटे काम खुद करें। आज अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में आपको उन सारे कामों को करने की आदत होगी, और आप बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप आज जो कर रहे हो उससे आपका कल डिसाइड होने वाला है। तो इस आज में आप सारी की सारी चीज़ों को काउंट करो, उन सारी चीज़ों को काउंट करो जो आपको आने वाले समय में आके करनी है। आज आप जितने स्मूथली इन चीज़ों को ले लोगे, आपके कल में वो बहुत इजी वे में आपके साथ आएगी, क्योंकि आप उसके आदी हो चुके होंगे। आपको आदत रहेगी उन सब कामों की, या वो सारी चीज़ें करने की जो एक सफल आदमी करता है, तो आप बहुत आसानी से उन सारी चीज़ों को फॉलो कर पाओगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन पेरेंट्स की तरफ से मेरे पास आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आया है, वो ये आया है कि आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। जिम्मेदारी क्या चीज़ की? सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उन्हें इसलिए होता है कि वो जब आप बाजार जा रहे हो तो आपकी मम्मी आपसे कहती है, बेटा घर में सॉस की बोतल खत्म हो गई है, आते टाइम सॉस ले आना। और जब आप लौट के आते हो आपके हाथ में सॉस की बोतल नहीं होती। आपकी मम्मी कहती है कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मुझे बहुत काम है।
जब छोटी गुड़िया घर से स्कूल से लौट के आए तो उसे खाना खिला देना, उसे खाने के लिए पूछ लेना। लेकिन जब मम्मी रात शाम को अपने काम से लौट के आती है और जब पता चलता है कि आपकी छोटी बहन ने तो खाना ही नहीं खाया क्योंकि आपने उसे पूछा ही नहीं, आप तो पूछना भूल गए, आप अपने किसी फ्रेंड से मोबाइल में बात कर रहे थे, बात करते करते आप पढ़ने बैठ गए और आपको याद ही नहीं रहा कि आपकी छोटी बहन भूखी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक माता पिता का है। हर किसी को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभाते हैं। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और आप ये कहते हो कि मैं थोड़ी देर बात कर दूंगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें टालना चाहते हो, आप उन्हें इनकार करना चाहते हो, आप उनका दिल दुखाना चाहते हो। ये कारण कतई नहीं होता है। कारण केवल इतना होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको ये काम याद रह जाएगा, आप उसको थोड़ी देर के लिए टाल देते हो, आप भूल जाते हो और फिर आप भूल जाते हो क्योंकि आपको जब मम्मी पापा कोई काम बताते हैं तो आप उसको बहुत हल्के में लेते हो। आपको लगता ही नहीं है कि घर में सॉस की बोतल लेके आना भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि दूध का पैकेट लेके आना भी कितना जरूरी काम हो सकता है। लेकिन वही अगर 1 घंटे के बाद या आधा घंटा के बाद आपको कॉफी पीनी हो, आपको चाय पीनी हो और आपको पता चले घर में दूध नहीं है तो आपको कितना गुस्सा आएगा। आप सोच के देखिए, एक दिन अगर आपके काम पूरे नहीं हो, छोटी छोटी चीज़ें मम्मी पापा आपके लिए इधर उधर कर दें तो आपको कितना गुस्सा आएगा। और फिर लेकिन जब मम्मी आपके ऊपर चिल्लाती है, मम्मी आपके ऊपर गुस्सा करती है कि आप सॉस की बोतल क्यों नहीं लाए, आप दूध का पैकेट क्यों नहीं लाए, तो आप कहते हो कि आप छोटी छोटी बातों पे बरस जाते हो। वो बात आपके लिए छोटी हो सकती है लेकिन उनके लिए छोटी नहीं है क्योंकि उनको घर चलाना है, उनको घर मैनेज करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप ध्यान रखें इन छोटी छोटी बातों का। अब आप बड़े हो रहे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ रही है, उन जिम्मेदारियों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज आप जो जिम्मेदारियां समझोगे इनसे आपका कल डिसाइड होने वाला है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप एक रिमाइंडर अपने मोबाइल में डाल सकते हैं, आप एक स्लिप कैरी कर सकते हैं कि जहाँ भी आप गए हैं जब आप लौट के आओगे तो आपने घर से जो आप स्लिप लेके चले थे उसमें आप देख लो। रिमाइंडर आप डाल सकते हो कि आपको याद रहे आपको घर लौट के जाना है तो मैं उस लिस्ट को देख लूँ। या फिर एक सबसे अच्छी आदत जो मैं बताना चाहूँगी आपको, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, जब आप घर लौट के आ रहे हो वापस तो आप रास्ते से या अपने ट्यूशन से बाहर निकलते हुए या जहाँ भी आप हो वहाँ से आप एक कॉल अपनी मम्मी को करें, उनसे पूछें कि मम्मी क्या क्या लेके आना है। और जब अगर आप इस चीज़ को अपनी आदत में डाल लोगे तो आपके पापा का बहुत सारा वजन कम हो जाएगा और आपकी मम्मी भी आपसे बहुत खुश रहेगी कि मेरा बेटा कितना जिम्मेदार हो रहा है। आप कीजिए छोटी छोटी चीज़। जिस मम्मी के लिए आप कहते हो कि वो दिन भर झुंझलाती रहती है, दिन भर चिल्लाती रहती है, हमारी बातें नहीं सुनती, हम कहीं भी जाने के लिए कहें हमेशा ना ही सुनने के लिए मिलता है, वो मम्मी आपको कितना ज़्यादा समझने लगेगी, कितना प्यार वो आपसे करने लगेगी जब उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनकी परवाह कर रहे हो। कि मम्मी पापा को कुछ नहीं चाहिए, मम्मी पापा अपनी पूरा जीवन आपके लिए बिता रहे हैं तो वो केवल आपसे चाहते हैं कि आप उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, आप उनकी जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाएं। और फिर एक समय में क्या होता है, जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हो, छोटी छोटी जिम्मेदारियां नहीं उठाते और आने वाले समय में जब आप अपने पापा का ही बिजनेस ज्वाइन कर लेते हो या कुछ भी ऐसा फैमिली बिजनेस में आप लग जाते हो तो आपकी शिकायत ये होती है कि हमारे ऊपर कोई काम नहीं छोड़ा जाता, मेरे पापा मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, मुझे जिम्मेदारियां नहीं देते। वो आपके ऊपर जिम्मेदारी कैसे देंगे? आपने उस तरह का माहौल नहीं बनने दिया, आपने कभी उन्हें दिखाया ही नहीं कि आप जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं। इसी वजह से ऐसा होता है कि ये जो दूरियां जो क्रिएट होना शुरू होती है वो हो जाती है आपस में। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप, अगर आपकी मम्मी भले आपको नमक लाने कह रही है, आप उसको भी छोटे में न लें, इस चीज़ को भी आप छोटे में न लें, आप तुरंत उस काम को करें। आप तुरंत नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह का अपना शेड्यूल बनाएं कि उसको कहीं नोट करके रख लें या कुछ भी, जिस भी तरह से आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं, ये काम आपको डेफिनेटली करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और जो सबसे बड़ा कारण, एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है जो आपकी उम्र के बच्चों की जब मैं काउंसलिंग करती हूँ या कुछ बच्चे जब मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की होती है वो है रिलेशनशिप। माय डियर फ्रेंड्स, इस रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको इन्फैचुएशन और लव, इन 2 शब्दों के डिफरेंस समझने होंगे। मैं बहुत छोटी सी लाइन में आपको समझाना चाहूँगी कि ये जो आप इस उम्र के अंदर अपोजिट सेक्स के लिए जो इतने अट्रैक्ट हो जाते हो और उसके बाद में आप इतने जो नेगेटिव हो जाते हो, उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि जब आप 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में हो तब तो प्यार हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी तक वो उम्र ही नहीं है। वो 100 to 100% इन्फेचुएशन है।
आपने खुद ने इस चीज को महसूस किया होगा कि क्लास 8 में थे या 9 में थे तब आपको कोई और लड़की अच्छी लगती थी, कोई और लड़का अच्छा लगता था, 10 में आ गए तो वही किसी और पे आ गया। मतलब क्या है ना, आपको अपना ध्यान बटाना है, केवल ध्यान बटाना इन द सेंस कि आपको ये इस तरह की बातें करके अच्छा लगता है, आपको स्वाभाविक रूप से अट्रैक्शन आता है इन सारी चीजों के लिए, तो आपको इस बात से इतना कोई लंबा फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। इसलिए आपके फ्रेंड्स बदलते रहते हैं, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। जब आपकी लाइफ में कोई नहीं होता तो आप अचानक से एंजाइटी फील करने लगते हैं, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। और अगर दूसरे ही दिन कोई और लड़की या कोई और लड़का आपकी लाइफ में आ जाए जिससे आप उसी तरह से बात करो तो फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसमें प्यार कहाँ है। मैं आप इसे पूछ रही हूँ, जब इस तरह के रिलेशंस आए दिन बनते हैं और आए दिन टूटते हैं तो इनमें प्यार के लिए जगह कहाँ रह गई है। अब जब ये प्यार नहीं है तो ये क्या है। आपको खुशी भी बहुत मिलती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ इसमें खुशी नहीं है, मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं, क्योंकि मेरे कहने से आप दूर नहीं होंगे। मैं आपको कुछ भी बोल दूँ उसको आप मान लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है और ऐसा होगा भी नहीं। मैं आपसे केवल ये कह रही हूँ कि आप ये समझो कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिससे बात कर रहे हो उससे बात करके अगर आपको खुशी मिलती है, लंबे समय की खुशी की मैं बात कर रही हूँ, आप बिल्कुल जोश से भर जाते हो, पढ़ने के लिए आपका और ज़्यादा मन होता है, आपको चीज़ें बहुत स्मूथ लगने लगती है, आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, तब तो आपको ऐसे रिश्ते कंटिन्यू रखने चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा टेंशन में आ गए, वो किसी और लड़के से या किसी और लड़की से बात करता आपको दिख गया तो आपको पूरी रात नींद नहीं आई, आप पढ़ नहीं पाए, आपके दिमाग में पूरी रात ये चीज़ रही कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने आपकी पसंद का स्टेटस नहीं लगाया, या आपका उससे झगड़ा हो गया और उस झगड़े को कोई इनडायरेक्टली उसने स्टेटस के जरिए अपने फ़ोन में डाल दिया जिससे वो और कई लोगों को पता चल गया। अब उसने क्या पता किस फीलिंग से डाला है या क्यों डाला है, ये आपको नहीं मालूम, लेकिन आपका जस्ट झगड़ा हुआ था तो आपको बिल्कुल मन के अंदर ये फील रहा कि इसने मेरे लिए ऐसा डाला है, और मन में आप पूरी रात ये सोचते रह गए कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है या वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब जो समय आपका पढ़ाई में जाना था, जो समय आपका अच्छी चीज़ों में जाना था, जो समय आपका मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना था, आपको खुश रहना था, आपको हंसना खिलखिलाना था, वो सारा का सारा समय आपका टेंशन में चला गया। ना आप कुछ पढ़ पाए, ना आप मम्मी पापा से ढंग से बात कर पाए। और इस उम्र में जब आप इस तरह के रिलेशनशिप में आ जाते हो तो आप बिल्कुल चुप हो जाते हो, घर में आप शांत रहने लगते हो, घर में आप उदास रहने लग जाते हो। और ये जो उदासी है, जो आपकी शांति है, या फिर जो आपको बात बात पे गुस्सा आता है, आपके मम्मी पापा समझ ही नहीं पाते कि आपके अंदर चल क्या रहा है। अगर वो समझ भी पाते हैं तो वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप इतने बड़े हो चुके हैं कि इन सारी चीज़ों को खुद समझें। मैं इस बात के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो, आप नहीं बच सकते, क्योंकि ये आपकी बॉडी की डिमांड है, आपके अंदर स्वाभाविक रूप से इस तरह की चीज़ें आती है। लेकिन आप बच सकते हो, इन चीज़ों को आप रोक सकते हो अगर आपका ध्यान भटका लो। अपने आप से केवल ये पूछो कि मेरे लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस समय मेरे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आज तो शादी करनी नहीं है, आज मुझे घर बसाना नहीं है। अगर मेरा उसके साथ हेल्दी रिलेशन था, अगर मैं खुश था उससे बात करके, थोड़ी देर में एंटरटेनमेंट कर रहा था, मुझे खुशी मिल रही थी, और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा मैं नॉर्मल हो गया, मैं अपनी दुनिया में वापस लौट आया, मैं वो काम सारे कर रहा हूँ एज यूजुअल जैसे मैं कर रहा था, तो ऐसे रिलेशन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप रखिए, उसको मेंटेन करके रखिए। लेकिन जब ये रिलेशन आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, आपकी स्टडी के ऊपर, आपके करियर के ऊपर जब ये कुठाराघात करते हैं, जब ये उसको बर्बाद करने की नौबत तक आ जाते हैं, आप सुसाइड तक करने के जब डिसीजंस ले लेते हैं, आप न जाने कितने गलत कदम उठा लेते हैं, तब मुझे तकलीफ होती है। तब मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी कहाँ जा रही है। जिस प्यार से वो आसमान तक को छूने की काबिलियत रख सकती थी, जिस प्यार के दम पर वो कुछ भी कर सकती थी, उस प्यार के नाम पर वो खुद को बर्बाद कर रही है। आप खुद को बर्बाद करते हो, साथ साथ अपने घर वालों ने आपको जो परवरिश दी है, जिस तरह से आपको पाला पोसा है, जितनी तकलीफ उठा के आपका ध्यान रखा है, आप उस परवरिश पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान इस बात से लगा देते हो। आप खुद सोचिए, जिन मम्मी पापा ने आपको पूरी जिंदगी प्यार किया, वो प्यार किसी एक के आपकी जिंदगी में आने से 2 महीने 3 महीने के साथ में जब खत्म हो गया, तो वो प्यार कैसा है? कैसे ऐसे हो सकता है कि किसी और के प्यार के लिए आपने इस प्यार को
खत्म कर दिया, इस प्यार का वजूद वहाँ खत्म हो गया। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं हो सकता है, क्योंकि प्यार आपको रिश्तों में ढालना सिखाता है, प्यार आपको सबके लिए जीना सिखाता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड किसी और से बात कर रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है कि ये इससे क्यों बात कर रही है, तो मान के चलना ही प्यार नहीं है। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड किसी और से बात कर रहा है और आपके मन में ये आए कि होगा जरूर कोई काम होगा इसलिए बात कर रहा होगा, 2 बजे का टाइम दिया था फ़ोन करने के लिए लेकिन फ़ोन दूसरे दिन 2 बजे तक नहीं आए, तो आपके मन में गुस्सा न उठे, आपके मन में ये फीलिंग हो कि ज़रूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, जब फ्री होगी तब कर लेगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं हुई कि फ़ोन क्यों नहीं आया, आपने इतने हल्के से उस चीज़ को ले लिया, तो मान के चलना प्यार है। और अगर आप गुस्से से भर गए कि कैसे ऐसा वो कर सकती है, कैसे उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, उसको तो फ़ोन करना ही चाहिए था, किसी और से तो नहीं लग गई है, किसी और से तो बात नहीं कर रही है, वो मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है, मेरे से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए और कुछ क्या हो सकता है, तो मान के चलिएगा ये प्यार नहीं है। इस तरह की फीलिंग को प्यार नहीं कहते हैं। और जब आप खुद से जज करोगे तो आपको जवाब डेफिनेटली मिलेगा कि प्यार क्या है और इन्फेचुएशन क्या है, अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण क्या है। तो मैं आप सबसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि आप इस तरह की चीज़ों से बाहर निकल के आए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में, आप लोगों की एज के बच्चों में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है तो वो ये रिश्ते हैं, जो आपके आने वाले कल को ख़राब करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, आपको मालूम ही नहीं चलता कि कब आप बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। आप कहेंगे कि नहीं, हम ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानते हैं जिन्होंने इस उम्र में यही सब किया था और फिर उन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उन्होंने वो मुकाम हासिल नहीं किया जिस तक वो पहुँच सकते थे। आपको ऐसा लगता है उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन उनका जो पोटेंशियल था, उनकी जो एनर्जी थी, वो जिस जोश के साथ आगे बढ़े थे, जहाँ तक वो पहुँच सकते थे वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए, क्योंकि जिस उम्र में उन्हें ये सब करना था उस उम्र में वो और कहीं लगे हुए थे, और बीता हुआ समय लौट के नहीं आता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप ऐसे रिलेशन मेंटेन न करें, आप करें, आपको दोस्ती करनी है आप करें, आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना है आप रहें, लेकिन उसका रिजल्ट आप देखें, उसका रिजल्ट पॉजिटिव है आपके लिए, आप बिल्कुल रखिए, ऐसे रिलेशन मेंटेन कीजिए, आप कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपके द्वारा जो रिलेशन आप मेंटेन कर रहे हो उनका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगी कि तुरंत उन रिश्तों से आप बाहर निकल के आइए। जब आपकी इस तरह की रिलेशनशिप वाली लाइफ में फॉर्मेलिटीज ज़्यादा हो जाए और अंडरस्टैंडिंग कम हो जाए, उसी दिन आप बाहर निकल के आ जाइए कि ये आपके वश का नहीं है या फिर ये प्यार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं उन सवालों को आपके सामने लेना चाहूँगी। मैंने जिन 4 पॉइंट पे आपसे बात करनी थी वो मैं आपसे कर चुकी हूँ। अब मैं उन सवालों को लेना चाहूँगी जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। आप लोगों ने मुझे अपने नाम नहीं दिए हैं या फिर मुझे मना किया है कि मैं आपके सामने उन नाम को लेके आऊँ, इसलिए मैं आपकी तरफ से जो सवाल आए हैं उन्हें मैं ऐसे ही रख रही हूँ। पहला सवाल मेरे पास आया है, वो है आत्मनिर्भर होने की उम्र क्या होती है। बहुत अच्छा सवाल है, और ये जिन्होंने पूछा है उनकी उम्र है 18 साल। 18 साल के एक बच्चे ने मुझे ये सवाल पूछा है कि आत्मनिर्भर होने की उम्र क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आत्मनिर्भर होने की कोई उम्र नहीं होती। आत्मनिर्भर होने की कोई उम्र नहीं होती। आप जिस उम्र में चाहो उस उम्र में आत्मनिर्भर हो सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस उम्र में आत्मनिर्भर होते हो, क्योंकि आत्मनिर्भरता के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। जब हम किसी की स्ट्रगल भरी कहानी पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने अपनी स्टडी भी पूरी नहीं की और उन्हें घर संभालने के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ा। जमी से आसमां की और नरेश जैन की स्टोरी है। जब वो क्लास 8 में थे उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और वो 15 साल की उम्र में काम के लिए आ गए थे, और उन्होंने जो पहला काम किया था वो 100 रुपये की नौकरी थी। उस समय उनकी उम्र केवल 15 वर्ष थी, और उनका काम था 12 से 15 घंटे या 18 घंटे। वो केवल 100 रुपये के लिए 12 से 15 घंटे काम किया करते थे। किस उम्र में? जब वो 15 साल के थे। और आज एवरीडे सॉल्ट जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा चलता है उसके वो ओनर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ट्रेडिंग में वो लगे हुए हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है। तो हम आत्मनिर्भरता को उम्र से नहीं जोड़ सकते। एक डॉक्टर होता है, वो 26, 27, 28 साल की उम्र में आने के बाद में अपना काम शुरू करता है, क्योंकि
उसके प्रोफेशन के लिए उतना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही जो एक सीए अगर है कोई, तो वो 20-21 साल की उम्र में अगर सीए बन गया है तो तब से ही वो काम करना शुरू कर देता है। तो इसके कोई मायने नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको उम्र में मत ढालिए। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि अभी मुझे इन सारी बातों पे चर्चा करके या अभी से मुझे अर्निंग करके क्या करना है, अभी तो मेरे पापा कमा रहे हैं, अभी तो मेरे ऐश करने के दिन है, अभी तो पापा की कमाई के ऊपर हवा में उड़ने के दिन है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी सोच बिल्कुल अपने दिमाग में मत रखिए। जब भी आपको लगे कि आपकी उम्र काम करने लायक हो गई है या आप कमा सकते हो, कोई भी मेथड से कमा सकते हो, तो आपको थोड़ा बहुत काम शुरू कर देना चाहिए। और जो आप लोग जो फॉरेन कल्चर को इतना पसंद करते हैं, आप हर चीज़ में कहते हैं कि वेस्टर्न में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। वहाँ की मैं अगर आपको बात बताऊँ तो वहाँ जब बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, उसके बाद के सारे खर्चे उसकी पढ़ाई से जुड़े हुए और बाकी सब खर्चे वो खुद कमा के उठाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब आपको लगे कि आप काम कर सकते हो, बिना मम्मी पापा को पैनिक किए, बिना उनसे पैसे लिए, बिना, ऐसा नहीं कि आप 15-16 साल की उम्र में बोल दो कि मुझे तो बिजनेस करना है, आगे की पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज के दिन बीकॉम पढ़ना पहले का 10 पढ़ने के बराबर है। ग्रेजुएशन अगर आप नहीं हो, ग्रेजुएट अगर आप नहीं हो, भले आपको कितना भी कम मन हो, भले आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ली है तो आप अनपढ़ के बराबर गिने जाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने दम पर ऑनलाइन या कोई भी तरीके से, जो भी तरीका आप जानते हो, विदाउट अपने मम्मी पापा के इन्वेस्टमेंट के अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो भी आप अर्न करो वो प्लीज़ 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 अपने मम्मी पापा को बताइएगा। क्योंकि मैंने आपकी उम्र के ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो काम करना शुरू कर देते हैं 16-17 साल की उम्र में, लेकिन उस पैसे को वो अपने मम्मी पापा को नहीं बताते हैं। अपने खर्च के लिए, अपने पर्सनल खर्च के लिए वो सब कुछ अपने मम्मी पापा से लेते हैं। वो उन्हें बिल्कुल भनक नहीं होने देते हैं कि वो एक्स्ट्रा कुछ अर्न कर रहे हैं, और जो वो एक्स्ट्रा अर्न करते हैं वो अपने सारे उड़ाने के काम में लेते हैं। जो भी उन्होंने जो अपनी गंदी आदतें या जो भी आदतें उनकी है उसमें वो पूरा इन्वेस्ट वो कर देते हैं। आप सोचिए कि ये जो झूठ के साथ जब आप अपनी करियर शुरू करेंगे या इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं तो उसका आपकी लाइफ पे कितना नेगेटिव इम्पेक्ट आता है। आपका जो ब्रेन प्रोग्रामिंग के साथ चलता है, ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। हम सॉफ्टवेयर में जो चीज़ डालते हैं वो उसमें फीड होती है। तो ये हमारा ब्रेन बहुत ताकतवर सॉफ्टवेयर है, इसमें हम जो डालते हैं वो इसमें सेट होता है। अगर हमने ये चीज़ 16-17 साल की उम्र में अपने ब्रेन में डाल दी कि हम अर्न कर रहे हैं लेकिन अपने मम्मी पापा से छिपा रहे हैं, तो हमारा ब्रेन कभी भी हमें नेगेटिव सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने शुरुआत नेगेटिविटी से की है। वो ब्रेन कभी भी इस तरह के मैसेज हमारा जो ओरा है, हमारी जो नियति है या हमारा जो भगवान है उस तक नहीं पहुंचाएगा कि वो हमारी दिल खोल के मदद करे, क्योंकि उसे पता है कि हम तो शुरू से ही गलत है, शुरुआत ही हमने गलत की है। तो इस गलत शुरुआत से हम बचें और जब आप चाहो तब अपनी अर्निंग आप शुरू कर सकते हो। अगला जो आपका क्वेश्चन आया है वो आया है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमारे साथ ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम खुद के साथ 2 मिनट 5 मिनट का समय नहीं बिताते हैं। हमने मेडिटेशन करना नहीं सीखा। स्कूल में टीचर्स ने भी हमें बहुत ज़्यादा जोर मेडिटेशन में नहीं दिया, और हमारे घर में भी हमारे मम्मी पापा ने भी हमें बहुत जोर दे के मेडिटेशन करना नहीं सिखाया। और इसका सबसे जो नेगेटिव इम्पेक्ट आया वो ये आया कि हम अपने आप तक पहुँच ही नहीं पाते, हम जान ही नहीं पाते कि हम क्या है। जब हम हमारा खुद का फ़ोन नंबर डायल करते हैं तो हमें सुनने के लिए मिलता है कि इस रूट की सभी लाइनें बिजी है, और वो हालत हमने अपने आप की बना ली है। हमने खुद को बिल्कुल वैसा बना लिया है कि हमारे पास सबके लिए टाइम है लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है। हमने दिन भर क्या किया, हमने किससे गुस्से में बात की, किससे प्यार से बात की, क्या हमने गलतियाँ की, क्या हमने अच्छे काम किए, उसकी कोई लिस्ट हमारे पास शाम को तैयार नहीं है। हम कभी भी खुद को ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि अगले आने वाले दिन हमें और बेहतर किस तरह से हम हो सकते हैं। आज जो गलतियां हमने की उन्हें हमें दोहराना नहीं है, और आज जो हमने अच्छा काम किया उसे और बेहतर तरीके से कल करना है। जब ये चीज़ें हम हमारी ज़िंदगी में ले आते हैं तो हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद भी मिल जाता है। और मुझसे अगर आप ज़िंदगी का मकसद पूछना चाहोगे तो मैं केवल और केवल इतना आपको ज़िंदगी का मकसद बताना चाहूँगी कि उस ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। उस ईश्वर ने जब गढ़ा था हमें तो हमारे अंदर एक टैलेंट डाला था जो वो किसी में भी डालना नहीं भूलता है। उसने हर किसी में वो टैलेंट डाल के ही उसे इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि वो उसका काम है।
जब उसने हमारे ऊपर इतना काम किया, हमें एक विश्वास के साथ भेजा, हमें भारत में भेजा कि भारत में जिस चीज़ के टैलेंट की कमी हमें भेजने से पूरी हो सकती थी, वो उसने हमें डाल के भेजा। और हमने अगर हमारे अंदर से उस टैलेंट को नहीं निकाला, हम जिंदगी भर वो काम करते रह गए जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था, और हम रोते रह गए कि क्या जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी। सुबह कमाने गए, शाम को लौट के आ गए, घर चला लिया, दोस्तों से बातें कर ली और रात को सो गए। ना हमें काम में वो किक मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी, ना हम उतने सक्सेस हो पाए जिस लेवल तक हो सकते थे, क्योंकि हमें हमारे काम से प्यार ही नहीं था, हमें वो करके कभी अच्छा ही नहीं लगा। तो आप जब खुद से बात करेंगे, खुद के पास आएंगे, खुद से मिलेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको अपने जीवन का मकसद भी बिल्कुल समझ में आएगा। आप उन चीज़ों को समझोगे जो आपके अंदर है, उन बातों को समझोगे जिनके लिए आप जी जान से लग सकते हैं। आप कभी भी देखिएगा जो काम आपको पसंद है, और वही आपकी ज़िंदगी का मकसद है कि जो आपको ईश्वर ने बना के भेजा है, जिस काम के लिए आपने भेजा है, वो आप 100% दें। देश को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं, और वो कमी पूरी करें जो केवल और केवल आपसे पूरी हो सकती है। उसे दुनिया का कोई दूसरा आदमी पूरा नहीं कर सकता। और वही हमारे जीवन का मकसद है कि हम सच्चाई की राह पे चल के जितने भी आदर्श हैं उन सबको निभाते हुए किस तरह से हम हमारे टैलेंट को बाहर निकालें, और किस तरह से इस देश दुनिया में ऐसा कुछ करके जाएं कि हम जब चले जाएं तब भी लोग हमें याद रखें। कुछ ना कुछ हम ऐसा करके जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा हम पीछे छोड़ के जाएं कि ये दुनिया हमें भूल ना सके। हमारी जिस दिन मौत हो जाए उस दिन के साथ हम भुलाए ना जाएं, हमें याद रखा जाए। वही हमारे जीवन का मकसद है। मुझे लगता है ये आंसर थोड़ा हाई लेवल का हो गया, लेकिन आप में से ही किसी ने पूछा है इसलिए मैंने जवाब दिया है इसका। और जो अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कॉमन है, और वो है कि मम्मी पापा हमें समझते क्यों नहीं हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपके मम्मी पापा आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, आप भी उन्हें समझने की कोशिश करें। आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें समझें। ये काम केवल एक का नहीं है। आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन जो आपसे केवल 2 साल 5 साल छोटा है, वो जब आपको ज्ञान देता है आपको पसंद नहीं आता है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप उसे कहते हैं छोटे हो, छोटे की तरह रहो। तो कैसे हम हमारे मम्मी पापा को ज्ञान दे देते हैं, कैसे हम उन्हें बोल देते हैं कि मम्मी आपको कुछ नहीं आता है कैसे कैसे हम कह देते हैं कि आप कुछ नहीं जानती हो सकता है कि इन्फॉर्मेटिव नॉलेज उनके पास कम हो, जो आपके पास भले ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन अपने चारों तरफ से ज़्यादा गैदर कर ली होगी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि इन्फॉर्मेशन वाला जो नॉलेज है वो आपके पास डेफिनेटली ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ रहे हो जितने आपके मम्मी पापा नहीं पढ़े। लेकिन जिसे हम नॉलेज कहते हैं, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वो डेफिनेटली आपके मम्मी पापा के पास ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा जीवन को जिया है। आपकी उम्र आज अगर 18 साल है तो आपके मम्मी पापा की उम्र 40-45 साल है। कहने का मतलब आपसे डबल उन्होंने ज़िंदगी को जिया है, और ये जीवन ने उनको जो एक्सपीरियंस दिया है वो आपके एक्सपीरियंस से कहीं ऊपर है। आपको इस चीज़ को मानना होगा। कुछ एक्सपीरियंस किताबें नहीं देती है, केवल इन्फॉर्मेशन से हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। इन्फॉर्मेशन जब नॉलेज में कन्वर्ट होता है वो हमेशा 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 एक्सपीरियंस से कन्वर्ट होता है, और वो एक्सपीरियंस ऑल टाइम आपके मम्मी पापा के पास आपसे ज़्यादा है, और ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि उन्हें हम पर विश्वास ही नहीं होता है, वे हम पर बहुत शक करते हैं। इसका कारण मैंने पहले आपको बता दिया है। वे आप पे विश्वास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब उन्होंने आपको छोटे छोटे काम करने के लिए कहा था तो आपने वो काम नहीं किए थे, आपने वो काम हवा में उड़ा दिए थे। इसलिए अब वो बड़े कामों के लिए भी आप पे विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए वो आप पे शक करते हैं कि क्या पता आप पूरा करोगे कि नहीं करोगे। जब कोई बहुत जिम्मेदारी का काम होता है तो वो आपको 4 बार बोलते हैं, 4 बार पूछते हैं, तो आपको गुस्सा आता है। लेकिन वो अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर वो आपको 4 बार नहीं पूछेंगे और बाई चांस आपने नहीं किया, क्योंकि आप तो एक लाइन बोल के साइड हो जाओगे, ले मैं तो भूल गया, सॉरी मम्मी मैं तो भूल गया। अब आप तो भूल गए लेकिन मम्मी का तो बहुत कुछ अटक जाएगा। तो मम्मी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपको बार बार इस चीज़ को याद दिलाएं। तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वो हम पर शक नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है वो हम पे विश्वास नहीं करते। और अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो वो केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ऐसा कुछ माहौल आगे क्रिएट कर दिया है। तो हमें इस चीज़ से बचना होगा, और हम जब इस चीज़ से बचेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो पेरेंट्स हैं हम पर विश्वास करेंगे। हर कोई ये कहता है कि ये करो वो करो, ये तुम्हारे राइट, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई हमें हमारे राइट्स नहीं बताता है।
हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे बात नहीं करना चाहते हैं, हम हमेशा राइट्स पे बात करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये हमेशा समानांतर चलती है। आप इस बात को मान के चलिएगा, हमेशा ये साथ चलती है। इन दोनों को हम कभी अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जहां आपकी जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहीं उतने ही आपके राइट्स भी है। लेकिन जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ढंग से नहीं निभाते हो, ढंग से उन्हें जब आप फुलफिल नहीं करते हो, तो उसी ग्राफ के साथ आपके राइट्स कम हो जाते हैं। उसी ग्राफ से आपके राइट्स कम होते हैं। जिस ग्राफ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है उसी ग्राफ से आपके राइट्स कम होते हैं अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी फुलफिल नहीं करते। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा और उसके बाद आंकलन कीजिएगा कि क्या सच में आपको अधिकार नहीं दिए गए हैं। अब जो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया हुआ है वो क्वेश्चन है, खुद को हम मोटिवेट कैसे रखें, खुद को हम पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, खुद ही हम खुद को मोटिवेट कैसे करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, खुद को मोटिवेट करने के दो तरीके मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। पहला तरीका मैंने बताया कि आप मेडिटेशन की राह अपनाइए, भले आप 5 मिनट कीजिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप खुद से बात करना सीखिए। आप शुरू कीजिए कि आप कुछ समय अपने साथ स्पेंड करो, कुछ बातें अपने आप से करो, कुछ बातें अपने आप से पूछो कि मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। इतना अगर आप कर लोगे तो आप खुद से मोटिवेट हो जाओगे, आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात मैं और आपको बोलना चाहूँगी कि आपका जो ब्रेन है वो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, जो नज़र नहीं आता है। मैं बताती हूँ कैसे। आपने घड़ी में अलार्म लगाया कि आपको सुबह 6 बजे उठना है। 6 बजे अलार्म बजा, आपको आ रही थी नींद, आपने अलार्म बंद कर दिया, आपने उसे स्नूज पे डाल दिया। फिर 6:15 बजे अलार्म बजा, फिर आप नहीं उठे। 6:30 बजे का अलार्म बजा, फिर आप नहीं उठे। ये चीज़ एक दिन हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब ये फ्रिक्वेंट हमारे साथ होती है तो हमारा ब्रेन का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें एक चीज़ फीड होती है कि इस बंदे का तो अपनी नींद पे ही कंट्रोल नहीं है। हमारा दिमाग ये प्रोग्रामिंग करता है, हमारा दिमाग खुद प्रोग्रामिंग करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। वो खुद हमसे ये कहता है या खुद से कहता है कि हमें एक नेगेटिविटी वहाँ देता है कि जब इसका अपने दिमाग पे, अपनी नींद पे कंट्रोल नहीं है, अपनी नींद को जब ये अपने वश में नहीं रख सकता है, जब ये उठना चाहता है, जब ये नहीं उठ पाता है, तो ये जीवन में बड़े बड़े काम कैसे करेगा। यहाँ से हमें नेगेटिविटी मिलनी शुरू होती है जो हमारा ब्रेन देता है और हमें पता भी नहीं चलता कब सबकॉन्शियस माइंड उतना प्रिपेयर हमारे लिए। आप कभी भी देखना, आप खुद इसको आजमा के देखना, आपने अगर अपने आप से रात को बात की है कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है, कोई बहुत आपकी पसंद का काम होने वाला है, मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकती हूँ कि 4:45 पे आपकी आँख खुल जाती है। वो 4:45 पे आपकी आँख कैसे खुलती है? क्योंकि आपका ब्रेन सचेत है, आपका ब्रेन वो सब कर रहा है जो आप करना चाहते हो, वो आपको अलर्ट रखता है। और बिल्कुल जैसे ही 4:45 होगी या 5 बजने में 5 मिनट कम होगी, आपकी आँख खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन आपके साथ है। लेकिन जब आप ब्रेन को नेगेटिव मैसेज देना शुरू कर देते हो, आपके ब्रेन ने आपको 6 बजे उठाया था लेकिन आप फिर सो गए उसकी बात को नज़रअंदाज करके, फिर 6:15 बजे आपके अलार्म ने आपको उठाया, फिर आप बंद करके सो गए, फिर 6:30 बजे आप बंद करके सो गए। ये इस तरह की चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारे ब्रेन के पास बहुत सारे नेगेटिव मैसेजेस जाते हैं और वो डल हो जाता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है और वो आपका साथ देना बंद कर देता है। जितनी हम पॉजिटिव सोचेंगे, जितना हम ब्रेन को पॉजिटिव खुराक देंगे, उतना ही वो हमें मोटिवेट करेगा, उतना ही वो हमें सारे रास्ते दिखाएगा जिससे हम केवल और केवल सॉल्यूशन के पथ पे जाए। हम प्रॉब्लम्स पे बात न करें, लेकिन जितने हम नेगेटिव जाएंगे उतने ही हमें प्रॉब्लम फेस करनी होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम हमारे ब्रेन को सारे के सारे नेगेटिव मैसेजेस न दें, हम सारे पॉजिटिव मैसेजेस हमारे ब्रेन को दें। और आपका अगर आपको कोई प्रश्न अगर लगता है कि जो आप नहीं पूछ पाए हो या आपको पूछना रह गया, तो आप डेफिनेटली बेझिझक आप मुझसे, मेरे बबीता कोमल के नाम से जो मेरा अकाउंट है फेसबुक में और मेरा पेज भी है, उनमें से कहीं पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए मौजूद रहूँगी। अभी के लिए मैं आप सबको अलविदा कहती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा।